नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे पंचायत राज व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हम लोग केंद्र और एक तरीके से राज्य के बारे में जो देखे थे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो पंचायत राज व्यवस्था आप देखेंगे कि ये कहा गया कि जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब कि सत्ता जो है हर स्तर पे जो है हर प्रकार के एक तरीके से शासन चलाने की व्यवस्था बना दी, ताकि गांव की समस्या जो है एक तरीके से मूलभूत समस्या है और इन समस्याओं का निराकरण जो है बड़े लोगों तक जाते जाते जो है कहीं न कहीं जो व्यवधान होता है। तो यहाँ जब हमारा देश एक तरीके से आज़ाद हुआ तो उसके पहले भी जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था तो 1882 में लॉर्ड रिपन जो है पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। तो मद्रास में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की उन्होंने शुरुआत की थी। पंचायत का मतलब होता है कि गांव स्तर पे समस्याओं को सुलझाने के लिए जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो मानिंद व्यक्ति हैं, उनको जो है एक तरीके से जैसे एक तरीके से मुखिया कहा जाए या सरपंच कहा जाए, तो वो समस्या सुलझा लेंगे तो बहुत हद तक जो है बड़े लेवल पे ना जा कर के छोटी छोटी समस्याएं जो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जैसे पंचायत राज व्यवस्था जो है देखा जाए सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में चलाई गई। हालांकि 1957 में आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति आई। अब उसके पहले आप देखेंगे जब हमारा देश एक तरीके से हमारे देश में संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब थे, गांधी जी थे और तमाम नेता थे। वो लोग ये चाहते थे कि पंचायत राज व्यवस्था हो, लेकिन बाबा साहब कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उनके अंदर ये था कि जो गांव के संभ्रांत व्यक्ति हैं वो समझ रही हैं और वो अगर इस तरीके के उनके हाथ में सारी सत्ता चली जाएगी तो जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके साथ बहुत इस तरीके से व्यवहार होगा। लेकिन समय परिवर्तन होने के साथ उन्होंने अनुच्छेद 40 में जो है इसका वर्णन दे दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि बाध्यकारी नहीं होगा, किसी भी राज्य स्तर के लोग उसको बाध्यकारी नहीं करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद किस में है तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। लेकिन ये राज्य के लिए स्वेच्छा से है, जो राज्य चलाना चाहे चला सकता है। तो उस समय जो है 1961 से एक तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज की बात हुई और सबसे पहले चुनाव हुआ। तो उस समय क्या चुनाव होता था, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, कोई मद नहीं था, बस संभ्रांत व्यक्ति को बना दिया जाता था। और सबसे पहले 1900 जो है 59 में 2 अक्टूबर आपके राजस्थान के नागौर जिले में, फिर आंध्र प्रदेश में इस तरीके से बलवंत राय मेहता समिति आई और उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय चुनाव होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब होता है कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। जो ब्लॉक पे होंगे वो ब्लॉक प्रमुख होंगे, जो जिला पे होंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे जैसे इस समय चल रहा है, और जो ग्राम पे होंगे ग्राम प्रधान होंगे। फिर बाद में जो है 1977 में जो लगभग 20 साल बाद एक अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता जी जो थे, जैसे हमारे देश में लगातार कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई जो एक तरीके से कांग्रेस विरोधी सरकार बनी, तो उन्होंने अशोक मेहता समिति में उन्होंने कहा कि जो है पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय होनी चाहिए, एक ग्राम स्तर पे और जिला स्तर पे। ग्राम को उन्होंने मंडल कहा। फिर उसके बाद एलएम सिद्धवी समिति आई, फिर उसके बाद राव समितियाँ आई, कई समितियाँ आई। फिर देश ऐसे ऐसे जो है 88 में जो है सिद्धवी समिति आई और उस समय जो है हमारे यहाँ ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी थी, वो पक्ष में थे कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण हो और फिर उसके बाद जो है कहीं न कहीं से ऐसा नहीं हो कि किसी के ऊपर दबाव थोपा जाए। जैसे कभी कभी गांव का सरपंच या मुखिया या प्रधान जो होता था, जब पहले क्या होता था संभ्रांत व्यक्ति हो गया तो वो भी अपने पक्षपात करता था और एक तरीके से जमींदारी तरीके से वह कार्य करता था। तो इसके पक्ष में इसीलिए बाबा साहब नहीं थे कि कहीं कहीं वो जमींदारी की तरह होगी, जब तक संवैधानिक अधिकार ना दिया जाएगा तब तक इसको लागू ना किया जाए। तो सभी लोग जो समितियां बनाई गई उसको ये किया, सिद्धवी जी ने कहा कि इसको एक तरीके से संवैधानिक दर्जा जब दे दिया जाएगा तो जो है जो भी कार्य होगा संविधान के तहत होगा, सारे उसके कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होंगे, यानी सारे सिस्टम हो जाएंगे। तो कोई भी काम करेगा तो उसके अंतर्गत करेगा और कहीं प्रकार के किसी प्रकार का जो है भ्रष्ट काम नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे राजीव गांधी जो है प्रयास किए, लेकिन बिल
सिंधवी समिति के अंतर्गत, और वो बिल पास नहीं हो पाई। केवल लोकसभा में पास हुई, राज्यसभा में उनको बहुमत नहीं थी, पास नहीं हो पाई। तो जब तक कोई भी लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होगी और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं होगी, तब तक वो पास नहीं होगी। तो राजीव गांधी 89 में हार गए। फिर उसके बाद वीपी सिंह सरकार आई। वीपी सिंह 2 दिन तक, वो भी पक्ष में थे, वीपी सिंह भी 2 दिन तक मंथन किए, चिंतन किए, विचार विमर्श किए लोकसभा राज्यसभा तमाम लोगों को, लेकिन वो भी असफल रहे। उनका इस्तीफा ले लिया गया, मंडल कमीशन लागू किया, तमाम दंगे होने लगे पूरे भारत में। तो फिर उसके बाद चंद्रशेखर जी आए, वो भी प्रयास में थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक उनकी सरकार नहीं रही और वो भी नहीं लागू कर पाए। फिर जो कांग्रेस की सरकार है, पीवी नरसिम्हा राव जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये 1992 में ये जो है प्रयास किए, और वो उन्होंने ये जो है 24 अप्रैल 1993 से हमारे देश में एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। अब सोचेंगे आप कि 1992 से जो भी पहले प्रधान होते थे, ऐसा नहीं था कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, प्रधान होते थे और इस तरीके से ब्लॉक प्रमुख वगैरह, लेकिन इन लोगों के पास कोई इस तरीके का मद या संवैधानिक दर्जा नहीं था जो किसी कार्य को कर सके। बस गांव के संभ्रांत व्यक्तियों और ब्लॉक के इस तरीके से लोग चुन लिए जाते थे। तो 92 के बाद जो पूरा संवैधानिक दर्जा मिला गया, इसको अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है इसको जोड़ा गया। इसमें जो है अनुसूची 11 भाग 9 इस तरीके से पूरा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। अलग 92 से ही है, जो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, और उसके बाद जो है ये पूरा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया और ये पास हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था अगर देखें आप तो व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, अब इसको आप देखेंगे एक तरीके से इसको स्वशासन भी कहते हैं, स्वशासन व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था को आप देखेंगे 2 भागों में बांट दिया गया। एक ग्रामीण क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र को भी 3 प्रकार का इसमें चुना होगा। त्रिस्तरीय की बात की गई तो त्रिस्तरीय में जो होंगे ग्राम प्रधान होंगे, या इसको करेंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और शहरी क्षेत्र को भी 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। शहरी को, इसको म्यूनिसिपालिटी कहते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो अब यहाँ देखें कि जो ग्राम पंचायत होते थे, उसमें ग्राम पंचायत में होते थे ग्राम प्रधान, यानी ग्राम पंचायत में होते थे ग्राम प्रधान, और एक तरीके से कौन होते थे, ग्राम प्रधान और उप प्रधान, और एक तरीके से होते थे सदस्य। और क्षेत्र पंचायत में होते हैं आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और एक तरीके से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। और क्षेत्र पंचायत सदस्य को कहते हैं BDC, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, प्रखंड विकास समिति, इसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ये लोग इनको चुनते हैं। अब जिला पंचायत को हम लोग देखते हैं, आप ये यहीं देख लेते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ देखते हैं जिला पंचायत में जो होते हैं, जिला पंचायत 2 भागों में इसको भी बांटा गया। जिला पंचायत सदस्य, जिला
पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ग्राम प्रधान का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, सभी लोग वोट देते हैं और उप प्रधान जो है इसी सदस्यों के द्वारा चुन लिए जाते हैं। यानी ग्राम प्रधान या चुनाव जिनका होगा, चुनाव ग्राम प्रधान का प्रत्यक्ष होगा किसका, इनका ग्राम प्रधान का, और सदस्य का भी चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होगा, लेकिन इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ये सदस्य ही चुन के, अब आप कहेंगे कि सर कैसे क्लियर होगा, तो जैसे देखें कि जो यानी 1000 की जनसंख्या रहती है तो वहाँ 9 सदस्य होते हैं, और जब 2000 की जनसंख्या हो जाती है तो वहाँ 11 सदस्य होते हैं। जब 3000 की सदस्य हो जाती है तो 13, और 3000 से ऊपर हो जाएंगे तो एक तरीके से जो है 15 सदस्य हो जाएंगे। तो अगर देख लेंगे सदस्य कितने होंगे, इन्हीं सदस्य में अगर सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए 0 से लेकर के 1000 की अगर जनसंख्या है कहीं तो कितने सदस्य, 9 सदस्य। अगर मान लीजिए 1000 से 2000 की जनसंख्या है तो वहाँ 11 सदस्य। अगर 2000 से 3000 है तो 13 सदस्य। अगर 3000 से ऊपर है तो 15 सदस्य, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 15 सदस्य, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ये लोग जो है उप प्रधान को चुन लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से ये होता है। अब क्षेत्र पंचायत में ये जो होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो BDC होते हैं, ये भी चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, जिनको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, वो BDC चुनते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और उसी प्रकार यहाँ भी जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ये भी प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं आप कि वोट दिया जाता है इनको, और प्रत्यक्ष रूप से। और इसके ये भी जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं सभी जो है, जिनको हम महाप्रधान कहते हैं, ये लोग जो है किनको चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनको इतने चेयरमैन कहते हैं, तो महाप्रधान को चुनते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग जानेंगे कि ग्राम प्रधान के का जो एक तरीके से यहाँ पे ग्राम प्रधान और ये क्षेत्र एक तरीके से मेन कौन होते हैं, ग्राम प्रधान और ये जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष। तो यहाँ देखते हैं ये जैसे अब जिनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता का मतलब कि इनकी उम्र कम से कम 21 साल हो। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप देखें कि जो सांसद होते हैं, जिसको MP कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, उनकी उम्र जो है 25 साल होती है मिनिमम। 25 साल से कम कोई जो है सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन यहाँ पे जो है चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, चाहे सदस्य का चुनाव लड़े, क्योंकि इन्हीं का चुनाव, चाहे क्षेत्र पंचायत BDC का चुनाव लड़े, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, इनकी जो है उम्र कितनी, 21 साल से अगर ऊपर है तो यह जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और इनको वोट देना अगर है तो यह जो है 18 वर्ष से अधिक होंगे तो यह मतदाता होंगे, इनको वोट दिया जा सकता है। एक चीज़ और आप समझ लें कि एक आता है ग्राम सभा, तो और एक होता है ग्राम पंचायत। आप सोचेंगे कि सर ये दोनों क्या है, दोनों तो एक ही लग रहा है। लेकिन देखेंगे ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि जो ग्राम सभा होती है, यह आप ये जानेंगे कि जो निर्वाचक सूची होती है, मतदाता सूची जिसको बोलते हैं, उसमें सदस्यों का जो संख्या होती है उसी को ग्राम सभा कहते हैं। तो एक ग्राम सभा जो होगी यानी निर्वाचक सदस्यों की सूची मिनिमम जो है यानी 1000 के लगभग होगी एक ग्राम सभा की। और उसके बाद जो है ग्राम पंचायत क्या होगी, ग्राम पंचायत में ये होता है कि जो यानी कार्यकारिणी यानी ग्राम सभा की कार्यकारिणी संस्था
अब दोनों में अब अंतर है। अब बताइएंगे, कहेंगे ये सर बताइए कि जैसे मान लीजिए निर्वाचक सदस्यों की सूची है, निर्वाचक सदस्यों की सूची तो जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर होगी वही होंगे। तो मान लीजिए कोई 17 साल का है, 16 साल का है, 15 साल का, तो क्या ग्राम सभा में नहीं है? वो ग्राम सभा में नहीं है, वो केवल ग्राम में है। जिसकी उम्र जो है 18 साल से नीचे है वो केवल ग्राम का सदस्य है, ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन आता है। और ग्राम पंचायत में जो 3 लोग आते हैं, वही जो हमने बताया कि एक होते हैं जो प्रधान, एक उप प्रधान और एक सदस्य, ये सदस्य होते हैं। तो वही सदस्य जो यहाँ हमने दिखाया था, इस तरीके से जो सदस्य ऐसे ऐसे बनेंगे और उसके बाद ग्राम पंचायत जो है उनका ये कार्य करेगी। फिर अब देखेंगे जो यहाँ पे हम बता रहे थे आप लोगों को कि जैसे ग्राम प्रधान है, और दूसरी चीज़ इनकी योग्यता ये होती है कि ये पागल दिवाली अन्य हो, हमारे देश के नागरिक हों, तो जाहिर सी बात है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का इसमें जो है ये योग्यता नहीं देखी गई कि भाई पढ़ा लिखा हो, कितना पढ़ा लिखा हो। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जो बड़े कम पढ़े लिखे लोग या एकदम नहीं पढ़े लिखे लोग जो है प्रधान का चुनाव लड़ जाते हैं और जनता उनको भाई वोट देती है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये हुआ कि भाई अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस दिया जा रहा है, तो फिर शासन सत्ता कैसे चलाएंगे? दिक्कतें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। कहीं जाएंगे अपना बात विचार कैसे करेंगे? मद आ गया, उसमें कितना खर्च करना, लेखा जोखा सब देना, तो कैसे करेंगे? हालांकि तमाम लोग उनके घर के लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए जो है ग्राम प्रधान का एक ज्वाइंट खाता कर दिया गया। किनके साथ? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी इनके साथ रहेंगे। किनके साथ? ये आपके ग्राम प्रधान, एक ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे खाते के। और ये जो है वीडियो यानी इसको सचिव बोलेंगे। आप सेक्रेटरी नहीं होते, कहते हैं कि भाई गांव में ये सेक्रेटरी हों, और ग्राम प्रधान के ज्वाइंट खाता है। जैसे कोई भी काम, जैसे आप आवास आ गया, शौचालय आ गया, नाली बनाना है, खड़ंजा बनाना है, पानी सब, तालाब का सुंदरीकरण करना है, तो कोई भी काम करना हो तो इन दोनों लोगों की सहमति से प्रस्ताव बनेगा। अच्छा, प्रस्ताव कैसे बनता है? बैठक होती है, उस बैठक में मान लीजिए ग्राम प्रधान हो या तो अध्यक्षता करेंगे और आधे से अधिक सदस्य होने चाहिए। अब संख्या के आधार पर मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 3000 है तो वहाँ पे 13 ही सदस्य होंगे, तो 13 में से आधे से अधिक, कम से कम वहाँ जो है 7-8 सदस्य होंगे, तभी वो प्रस्ताव बनेगा। अगर कम है तो अगली फिर बैठक होगी और उस बैठक में फिर निर्णय लिया जाएगा। मान लीजिए ग्राम प्रधान नहीं है, बैठक हो रही है, तो उप प्रधान करेंगे अध्यक्षता। अगर उप प्रधान और ग्राम प्रधान दोनों नहीं है तो फिर ग्राम विकास अधिकारी ही उसकी अध्यक्षता करेंगे, तब बैठक होगी, कोई प्रस्ताव बनेगा। अच्छा, बैठक कब होती है? बैठक महीने में जो है 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। जब बैठक होती कहाँ है ये भी आप देखेंगे। पहले जैसे ग्राम प्रधान के घर हो जाती थी, या अक्सर गांव में मंदिर होता था तो वहाँ चबूतरा वबूतरा बना रहता था, तो वहाँ बैठक हो जाती थी। अक्सर लोग वहाँ बैठने की व्यवस्था बनाते थे, जैसे धर्मशाला वगैरह, या वहाँ भी व्यवस्था नहीं तो विद्यालय वगैरह पे लोग बैठक कर लेते थे संडे वनडे के दिन, जिस दिन विद्यालय नहीं चलता था। अब तो जो है ग्राम यानी हर चीज़ में ग्राम पंचायत भवन बन गया है, तो ग्राम पंचायत भवन पे ही बैठक यानी 2 महीने में एक बार बैठक करके प्रस्ताव बनाना। जैसे किसी गांव में नाली नहीं है, किसी गांव में खड़ंजा नहीं है, कि पोखरे का सुंदरीकरण कराना है, गांव में नल की व्यवस्था नहीं है, सरकारी हैंडपम्प लगवाना, तो ये सारी व्यवस्था जो है यानी 2 महीने में एक बार करनी है। तो भाई मद कैसे आएगा? इनका मद आता है तमाम, इनका एक तरीके से 14वां वित्त आयोग है। अब उसमें तो आप समझ लीजिए कि अगर जनसंख्या किसी भी गाँव की लगभग 2000 है तो उसमें जो है लगभग 40 लाख एक साल का मद आता है। आप सोच लीजिए कि मान लीजिए 5000 जनसंख्या है तो कितना आएगा? 40, मतलब कि आप सोच लीजिए कि 2 करोड़ रुपया एक साल में आएगा। तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि 5 साल में लगभग 10 करोड़ रुपया, तो बहुत पैसा आता है। इसीलिए ना गए ग्राम प्रधान लोग एकदम चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होते हैं। तमाम चीज़ें जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जनता को प्रभावित करके जीतने का प्रयास करते हैं, और बहुत पैसा आता है। फिर मनरेगा का 40-40 रुपया हर साल में आता है, जितना काम करवाते हैं। फिर एक तरीके से आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का तो पैसा जो आता है वो डायरेक्ट ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के जितने मतलब लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिनको आवास चाहिए, जो गरीब होते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बैक डोर से वो लोग भी कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह जैसे भी वो सिस्टम बना हुआ है, लोग लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत मद होता है। फिर यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके यहाँ
क्षेत्र पंचायत जो अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत जिनको ब्लॉक प्रमुख कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लॉक यानी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। अब इनका भी वही है कि 21 साल से ऊपर हैं तो ब्लॉक प्रमुख हो जाएंगे, लेकिन ये क्षेत्र पंचायत ही सदस्यों में से ही इनको चुनेगा, जो बीडीसी होगा वही ब्लॉक प्रमुख बनेगा और ब्लॉक भी होगा। तो अब वही ब्लॉक पे भी बैठेंगे यानी ब्लॉक प्रमुख होंगे, और इनका ये भी इनकी योग्यता भी नहीं कि पढ़े लिखे हों चाहे ना हों, लेकिन बना दिए गए। तो इनके साथ सरकार ने कहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जिसको कहेंगे बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड विकास अधिकारी, जिसको कहेंगे बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी। ये जो अध्यक्ष होंगे, कोई भी जो ज्वाइंट खाता होगा, और इसके ये सचिव होंगे, कौन, बीडीओ यानी अध्यक्ष ये होंगे, अध्यक्ष और ये प्लस सचिव होंगे ये, तो दोनों का ज्वाइंट खाता होगा। और पूरे जो ब्लॉक की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे तमाम इनकी भी मदद आते हैं, तमाम वहाँ की भी जो समस्याएं होती हैं, जैसे कुछ आप देखेंगे कि जो बीडीसी वगैरह होते हैं यही लोग इनको बनाते हैं। तो ये लोग जो गांव में कोई नाली लगवाना है, इंटरलॉकिंग करवाना है, कोई इस तरीके का नाला निकलवाना है, कोई इस तरीके का जो लाइट की व्यवस्था करवानी है, तो ये लोग भी अपने मत से जो है वहाँ का विकास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जिला पंचायत की बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका भी वही है कि 21 साल से अधिक हैं, पढ़े लिखे के लिए कोई बाध्यता नहीं है, और भारत के नागरिक हों, पागल दिवालिया ना हो। तो इसके लिए भी सरकार क्या की, इनके साथ जो है जोड़ देती है इनके सीडीओ को। सीडीओ का मतलब जो होता है मुख्य यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। ये आईएएस होते हैं, आप समझ लें। अगर वो अलग बात है कि पीसीएस भी प्रमोट करके चले जाते हैं, लेकिन मुख्य विकास। अब आप सोच लीजिए कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसको चेयरमैन कहा जाता है, सीडीओ जो है सचिव होगा, ये सचिव होंगे और ये अध्यक्ष होंगे। दोनों लोगों का ज्वाइंट खाता होगा पूरे ग्राम में हमारे। अब यूपी में आप देखें, यूपी में लगभग 75 जिला है, तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, और 826 जो आपके कितने ये ब्लॉक प्रमुख होंगे, और लगभग 58,189 आपके ग्राम प्रधान हैं, और 826 आपके ब्लॉक प्रमुख हैं। ये यूपी का आंकड़ा है, आपका यूपी का आंकड़ा है, इसको याद रखेंगे। और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये, अब ये देखें कि कितना ये है कि मतलब अब चूँकि संवैधानिक ये भी बनाया गया कि जो इनका एक तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष जो है, मुख्य विकास अधिकारी, दोनों लोगों के कंबाइंड खाते से ही काम चलता है। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी इतना पढ़ा लिखा, इतना एक तरीके से योग्य व्यक्ति होता है, लेकिन इनके साथ रह करके पूरे जिले की व्यवस्था को चलाएगा, और ये सारी व्यवस्था होती। मान लीजिए इनमें से अब ये होगा कि भाई कैसे हटने की भी व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान कह रहा है कि हम त्यागपत्र देंगे, तो त्यागपत्र किसको देगा, तो वो डीपीओ को देगा, जिला जो है पंचायत अधिकारी को, डीपीओ को देगा। और मान लीजिए त्यागपत्र दे रहा है तो किसको देगा, डीपीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा। और तो एक हफ्ते तक जो है वह जो डीपीओ होंगे वह वेट करेंगे। मान लीजिए प्रधान कह रहा है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो कुछ लोग समझाएंगे बुझाएंगे, यार काहे इस्तीफा दे रहे हैं, भले से आपका नाम रहेगा, कम हम लोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम जो भाई सदस्य होते हैं ये भी कहते हैं। तो एक हफ्ते का वेट करेगा डीपीओ, और उसके बीच में अगर ग्राम प्रधान जाके इस्तीफा अपना वापस ले लेते हैं तो फिर वो प्रधानी करेंगे। दूसरी चीज़ होती है, एक स्थिति है कि मृत्यु के समय, मान लीजिए भाई मृत्यु तो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर हो गई तो कोई वो तो फिर दोबारा चुनाव होगा, दोबारा जितने समय के लिए, जो मैंने 2024 में चुनाव हुआ है, अगर बीच में मृत्यु हो जाती है और तो फिर उतने यानी 2029 तक 5 साल तक का इनका कार्यकाल होता है प्रधान का, चाहे प्रधान का हो, चाहे आपके सांसद का हो, चाहे विधायक का हो, इनका भी कार्यकाल सेम ही होता है। तो उतने दिन तक फिर बीच में चुनाव होगा, उतने दिन तक चुनाव होगा, फिर दूसरा प्रधान चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी प्रधान को या सदस्यों में से किसी को फिर से चुनाव होगा। अगर
मान लीजिए 6 महीने केवल बचा हुआ है, तो अब जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है, 2029 में फिर चुनाव होना है, तो 6 महीना खाली बचा हुआ है। अब तो 6 महीना बचा, तो उस दौरान अगर फिर चुनाव होता तो वो फिर ये ऐसा नहीं कि 2029 में फिर चुनाव होगा, फिर वो चला जाएगा 2029 का मतलब 2034 में फिर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। और तीसरी चीज़ होती है कि अविश्वास प्रस्ताव, ये बड़ा जो है इंटरेस्टेड है। अविश्वास प्रस्ताव कभी कभी लोग प्रधान से रुष्ट होकर के वहाँ के जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या के आधार पर 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, तो सदस्य लोग आधे से अधिक लोग मिल करके जो एक प्रस्ताव बनाते हैं कि भाई गाँव का आदमी जो है प्रधान है, हम लोगों की नहीं सुन रहा है। क्योंकि ये लोग इसीलिए बनाए भी जाते हैं कि पूरे ग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन लोगों के बिना हस्ताक्षर के, बिना प्रस्ताव पारित किए हुए ग्राम प्रधान कुछ कर नहीं सकता। वो अलग बात है कि गांव का प्रधान जो है इन लोगों को मिला के चलता है, खिलाता पिलाता है, और इन्हीं लोगों के जो लोग एक तरीके से सहयोगी रहते हैं, जिन इनके साथ ही रहते हैं, उन लोगों का काम भी होता है। लेकिन ये नियम है कि जब तक ये लोग ग्राम प्रधान को चाहें तो हटा सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे आधे से अधिक लोग, तो अविश्वास प्रस्ताव किसको देंगे? ये भी डीपीओ को ही देंगे, डीपीओ को देंगे, यानी जिला पंचायत राज अधिकारी को ही देंगे प्रस्ताव। और वो 15 दिन तक डीपीओ उसका वेट करेगा। अगर मान लीजिए ये जिस सदस्य हैं ये लोग गए, अविश्वास प्रस्ताव दे दिए कि भाई प्रधान को यहाँ हटाना है, अगर वो 15 दिन तक डीपीओ जो है वेट किया, फिर जा कर के जो है प्रधान सदस्यों से मिल करके सलटा लिया मामला कि यार चलो यार जैसे भी है तुम लोगों की वायली हो रही है, जहाँ जहाँ नहीं काम हुआ वहाँ भी काम होगा। होता है ऐसा नहीं कि भी नहीं काम हो रहा है, लोग असंतुष्ट है तो उनको संतुष्ट कर दिया जाता है, तो 15 दिन के बीच वो जो है प्रधान काम करने लगता है। और इस तरीके से ये आप देखेंगे कि इनका जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका एक तरीके से वेतन तो नहीं है, मानदेय है। ग्राम प्रधान का मानदेय है 3500 रुपया प्रति माह। ये यूपी की बात है, 3500 रुपया प्रति माह। अलग अलग जिलों में अलग अलग 3500 रुपया प्रति माह है। और 15,000 रुपया जो है यात्रा भत्ता है। भाई कहाँ कहाँ उसको जाना है, प्रधान को यहाँ जाना वहाँ जाना, तो ये सारे एक महीने का इनका आता है। दूसरी चीज़ है कि जो एक तरीके से आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, आरक्षण आप उसमें देखेंगे जो आपका अनुच्छेद था, अनुच्छेद यानी ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद था 243 से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेद में जोड़ा गया। भाग ये भी याद रखेंगे, भाग 9 है, अनुसूची 11 है। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ आप 24 अप्रैल 1992, और इसी को 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी के रूप में मनाया जाता। पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सोचेंगे कि 1992 से पहले जो है जो भी चुनाव होता था उसमें ये सारे मत वगैरह नहीं आते थे। अब आरक्षण की बात की गई, जो एक तरीके से देखेंगे 243D में, यानी आरक्षण अनुच्छेद 243D में आरक्षण की बात की गई। आरक्षण में इन्होंने कहा कि जो महिलाएं होंगी उनको 1/3 का आरक्षण दिया जाएगा, तब कि जितनी जनसंख्या होगी वहाँ की, जो भी जितने भी पर्चा भरेंगे प्रधान लड़ने के लिए, तो उसमें 1/3 महिलाएं चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि SC ST का आरक्षण, हालांकि बिहार जो है कितना कर दिया है, 1/2 कर दिया, मतलब आधे कर दिया है, आधी महिलाएं और आधे पुरुष होंगे, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि SC ST का आरक्षण कैसे है। SC ST का आरक्षण के लिए जो है ये कहा गया कि जितनी जनसंख्या के आधार पर, कहीं कहीं आप देखेंगे कि अगर SC की जनसंख्या जाता है तो वहाँ जो है हर बार प्रधान SC का ही होगा। ये OBC की है, SC ST OBC इस तरीके का नहीं, OBC जनरल तो दोनों एक ही में अगर है तो वहाँ वही लड़ेंगे, और SC ST में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे वही चुनाव लड़ेंगे। तो ये जनसंख्या हो गई। दूसरी चीज़ है कि इनके कार्य की बात की गई। ये कार्य आप देखेंगे, कार्य उस संविधान में 29 भाग इनके बताए गए। कितने भाग बताए गए? 29। लेकिन यूपी में आप देखेंगे 16 भाग हैं कार्य के। 16 में आप देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना,
सर्व शिक्षा अभियान योजना, सुंदरीकरण की योजना, मनरेगा, इस तरीके से आप 16 मतलब कि जो इनका मद आता है, जो इनका कार्य करने का एक तरीके से इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये इस तरीके से होती हैं और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें देखें, अगर बहुत सारी चीज़ें अभी जो आप लोगों को लग रहा है कि मेरे द्वारा नहीं बताई गई हैं, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो बोरिंग होने लगती है, तो इसलिए जो है आप कमेंट करके उसमें बताएं कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं फिर वो चीज़ें बताऊं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है भाई। अभी जैसे कुछ लोग हैं ना कि गाँव के परिवेश में हैं, तो गाँव की बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, बस यही जानते हैं कि हाँ प्रधान हो गई ने इतना पैसा हुआ था और इतना खूब भाई उनकर साथी ना रहा तो हमके ये ना मिली वो ना मिली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। यही तो हमारे यहाँ की एक तरीके से बहुत खेत की बात है कि लोग उस चीज़ को जानते नहीं हैं और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें लोगों इंटरेस्ट भी नहीं लेते। वो कुछ कहते हैं कि यार प्रधान वो हुआ तो उनके साथे साथे रहा, ये हुआ कब संविधान में लागू हुआ, कार्य कैसी व्यवस्थाएँ, कितना मद आता है। अगर RTI की एक्ट आप चाहें तो पूरा प्रधान का डाटा निकलवा सकते हैं कि 5 साल के में वो कितना काम किया और कितना पैसा उसका आया था। बहुत सारे पैसे आते हैं। मैंने कहा ना 14वां वित्त आयोग में अगर मान लीजिए 5000 की जनसंख्या है तो लगभग एक साल में करोड़ों रुपया, 2 करोड़ तक भी आ जाता है। तो उसमें तमाम लोग काम करते हैं, तमाम पैसा वापस भी चला जाता है, तमाम चीज़ें जो है रह भी जाती हैं। तो बाद में लोगों का अपना जैसे भी सिस्टम होता है उस हिसाब से लोग एडजस्ट करते हैं। अब हमने बताया ना कि प्रधान के साथ जो है ग्राम विकास अधिकारी होंगे, क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख होंगे उनके साथ जो BDO होंगे, खंड विकास अधिकारी होंगे, जिला पंचायत के साथ जो मुख्य विकास अधिकारी होंगे। अब ये देख लेंगे कितनी अजीब बात है कि इनका रोल एक तरीके से मुख्य विकास अधिकारी एक IAS हैं और इनका कैरेक्टर जिला पंचायत अध्यक्ष लिखेगा हैं, और यहाँ पर भी जो आपके ब्लॉक प्रमुख है वो BDO का कैरेक्टर लिखेगा और जो एक तरीके से ग्राम प्रधान हो, ग्राम विकास, तो एक तरीके से लोग इतना सिस्टम से। अब एक तरीके से आप ये सोचें कि ग्राम प्रधान का चुनाव एक सांसद और विधायक के चुनाव से काफ़ी टफ है। मैंने बहुत लोगों को ये सुना है कि वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे और हार गए और विधायक और सांसद का चुनाव जीत गए, क्योंकि एक तरीके से लोकतंत्र की जो रीढ़ कही जाएगी, जो लोकतंत्र की इकाई कही जाएगी, यूनिट कही जाएगी, ग्राम प्रधान से ही शुरू होती है। ग्राम प्रधान का चुनाव बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है जनता से बराबर संपर्क में रहता है। ग्राम प्रधान जनता के हाव भाव, जनता की पूरी समाज सेवा से लगा, जो वास्तविक लोकतंत्र का प्रतिबिंब हमें ग्राम में ही दिखाई देता है। क्योंकि कहीं किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, किसी के यहाँ शुभ कार्य है, शादी ब्याह, तिलक बरच्छा जो भी है, तो वहाँ प्रधान अगर शामिल नहीं हुआ तो लोग कहेंगे भैया प्रधान ना ही ना है, कोनो बात है का, तालमेल लेने से प्रधान से अच्छा ना, प्रधान का विरोधी हो। तो हर जगह प्रधान को जाना पड़ता है। एक सांसद एक विधायक है तो क्या वो हर जगह जा पाता है? अरे भाई चुनाव हो गए, फिर पता चला कि अगर मंत्री हो गए ना तो लखनऊ में हूँ, अपने UP में है यार, वो अलग अलग अपने स्टेट की बात है। और अगर मान लीजिए केंद्र में सांसद होगा, वो भी मंत्री होंगे तो दिल्ली में जाकर विराजमान है। गांव की समस्या, गांव के लोग वोट दिए, गांव की समस्या सुनने के लिए कौन है? खाली प्रधान बैठे हैं। मंत्री जी वो समस्या सुने। तो एक तरीके से जो लोकतंत्र हमारा है, जो सीधा फेस टू फेस एकदम वार्ता, भाई प्रधान आईने कि ना आईने, अरे भाई प्रधान के कहला कि ना कहला, प्रधान ये समस्या सुने, गाँव में पुलिस आएगी प्रधान के यहाँ पहले चला हो, गाँव के झगड़ा हो गया पहले प्रधान के यहाँ चला हो, यानी सुबह शाम कोनो गरीब आदमी हो, शादी ब्याह में दिक्कत है, भाई प्रधान के यहाँ चलाओ। सांसद विधायक के यहाँ थोड़ा सब जाए, प्रधान के एकदम फेस टू फेस। आप समझें कि लोकतंत्र की एकदम बेसिक जो है आवश्यकता